तो मैं संजय कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशनल हब में। दोस्तों, इससे पहले मैं आपके लिए एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने बताया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के द्वारा पीएचडी एडमिशन 2021-2022 के लिए फॉर्म आए हुए थे। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको उससे संदर्भित जो भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं कि कैसे आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, वो सारी बातें हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली जितनी भी जानकारियाँ होंगी और वो सारी आपको देखने को मिलती रहेंगी। साथ ही साथ मैंने सोचा है कि आपके लिए जो इसके पेपर आएंगे उनका कंटेंट भी आपके साथ डिलीवर करता रहूं, तो उसके लिए भी एक ना एक मंच होना चाहिए। तो वो यूट्यूब के द्वारा मैं आपको जितनी मेरी तरफ से जो आपको सेवाएं दी जा सकती हैं वो मैं कोशिश करूंगा देने के लिए। बाकी का आप लोगों की मर्जी है, आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगता है कि ये फालतू का चैनल है तो आप कोई बात नहीं, आप देख के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। तो आज की वीडियो में देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस फॉर्म को कैसे भरेंगे और इसकी महत्वपूर्ण तारीखें कौन सी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तारीख है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एंट्रेंस टेस्ट की जो तारीख है वो है। तो एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट है वो कौन सी है, 3 अप्रैल सन 2022 को इस पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो है 3 मार्च सन 2022, यानी कि 3 मार्च सन 2022 से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और अभी वर्तमान में चल रहे हैं। इसी के साथ साथ एक जानकारी और लिखी है यहाँ पे, ये जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन करने की ऑनलाइन फॉर्म वो है 21 मार्च 2022। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी, देखिए आपको फॉर्म सबमिट करने के बाद एक हार्ड कॉपी भी प्रिंट आउट निकालनी है, उसको आपको यूनिवर्सिटी को सेंड करनी है। तो वो जो तारीख है वो है 26 मार्च 2022। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस वीडियो में देखते हैं और क्या क्या लिखा है। साथ ही साथ एक देखिए वेबसाइट है जो नीले रंग की आपको दिखाई दे रही है, उस वेबसाइट के अंतर्गत जाके जैसे आपको गूगल में आप सर्च टाइप कर देना DBRAU.org.in, तो आप ये टाइप करेंगे तो आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का होम पेज देखने को मिलेगा, और आप उसमें जाके एक लिंक दिए पीएचडी के नाम से, उसको आप चेक करते रहेंगे ताकि आपको और जानकारियाँ मिलती रहें। तो यहाँ पे देखो बाकायदा बोला गया है कि रेगुलरली फॉर एनी अपडेट, कोई भी जानकारी के लिए आप इसको चेक करते हैं। चलिए तो अब जानकारी करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन जो कैंडिडेट है उनके लिए दी गई है। सबसे पहली बात तो ये कि आप इस वेबसाइट को सर्च करते रहेंगे, पहली इन्फॉर्मेशन तो ये 1.2 पे लिखा है द पीएचडी प्रोग्रेस एल बी। यहाँ पे ये जो अम्बेडकर विश्वविद्यालय इसमें फुल टाइम और पार्ट टाइम पीएचडी आप कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट टाइम किन के लिए, फॉर रेगुलर यूनिवर्सिटी और कॉलेज टीचर। ठीक है, जो इस विश्वविद्यालय के जो रेगुलर शिक्षक हैं या जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो पढ़ा रहे हैं किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं संबंधित कॉलेज से, तो वो लोग यहाँ पे पार्ट टाइम में भी पीएचडी कंप्लीट कराई जा सकती है उन लोगों के लिए। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है रिजर्वेशन सेल भी, मतलब आपको जैसा रिजर्वेशन है वो प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ आपको लिखा गया है कि कैंडिडेट क्लेमिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन सेल हैव टू प्रोड्यूस द कास्ट सर्टिफिकेट विच कुड बी वेरीफाइड थ्रू गवर्नमेंट वेबसाइट्स, मतलब आप जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे वो सरकारी वेबसाइट के द्वारा प्रमाणित किया जाए, ऐसा वो बोल रहे हैं कि आपका जो वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, आप नॉर्मली ई डिस्ट्रिक्ट पे बनवाए जाते हैं, और आपके सारे जो नेट पे चढ़े हुए हैं सर्टिफिकेट वो दिखाने की बात कर रहे हैं अगर प्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ेगी तो। ठीक है, अगर आप इस कास्ट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट ओरिजिनली बिलोंगिंग टू उत्तर प्रदेश, मतलब जो भी लोग उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हीं को इन कास्टों का रिजर्वेशन प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फीस के बारे में। फीस यहाँ पे लिखी है, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के जो कैटेगरी है उनको 2,000 रुपये फीस सबमिट करनी है। साथ ही साथ एससी और एसटी वर्ग के जो स्टूडेंट हैं उनको 1,500 रुपये फीस पे करनी है। ठीक है, और क्या लिखा है, ऑल फीस डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, फॉर्म जब भरेंगे तभी आपको ये फीस जमा करनी है। ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैव टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू टू बी हेल्प प्रायर द कोर्स ऑफ वर्क, मतलब आपको जब आपका इंटरव्यू फेस करेंगे, जब जैसे कि पहला रिटन एग्जाम होगा, रिटन के बाद जब इंटरव्यू आप फेस करेंगे उस समय आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। ठीक है, दिखाने पड़ेंगे। फोटो कॉपीज ऑफ और इंटरनेट कॉपीज एंड प्रोविजनल डिग्री सेल नॉट बी कंसिडर्ड, मतलब इंटरनेट की कॉपी, फोटो कॉपी और प्रोविजनल डिग्री आपको मतलब वो कंसीडर नहीं की जाएंगी, आपको ओरिजिनल रूप में सारे जो डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पे शो करने पड़ेंगे। तो आई होप कि आप सभी लोगों के पास ये अवेलेबल होंगी। अगर अवेलेबल नहीं है तो भी आप फॉर्म भरिए, और अंबेडकर विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं तो आप यहाँ पे एफिडेविट लगा के काम कर सकते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि आप इसको फॉर्म को ज़रूर भरें। ठीक है,
आगे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। द सीट मैट्रिक्स वुड बी प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट वाइज एज पर द नेशनल स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी के द्वारा इन सीटों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है। ऑल एडमिशन आर प्रोविजनली, मतलब सारे उन्हीं के अंतर्गत विश्वविद्यालय के जो मानक है उनके अंतर्गत इसको भरा जाएगा। और यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू कैंसिल एनी एडमिशन एट एनी स्टेज इफ अ स्टूडेंट इज फाउंड इन्वॉल्व इन एनी इनडिसिप्लिन एक्टिविटीज़। कोई भी विद्यार्थी अगर किसी इनडिसिप्लिन या अनुशासनहीनता की शिकायत के अंतर्गत पाए जाते हैं तो उसके कैंसिल करने का सारी राइट किसके पास है, विश्वविद्यालय के पास है। सही है। अब लिखा हुआ है इन केस ऑफ एनी मैटर, अब कोई भी अगर उसके बीच में कोई फॉल्ट होता है, आपके एडमिशन से संबंधित कोई परेशानी होगी, तो वो वाइस चांसलर एडमिशन कमेटी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के अंतर्गत फाइनल जो डिसीजन होगा वो उनके द्वारा लिया जाएगा। ठीक है। अब लिखा हुआ है टेस्ट सेंटर सेल रिमेन एट आगरा ओनली, मतलब सारे जो टेस्ट के सेंटर होंगे आगरा में ही बनने वाले हैं। ठीक है। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट अ कॉपी ऑफ द लिस्ट सेल बी डिस्प्लेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट न्यूज़पेपर्स। जो बच्चे रिजल्ट के बाद जो डिक्लेयर होंगे पेपर के बाद, तो उनकी एक मतलब लिस्ट जारी कर दी जाएगी जो कि न्यूज़पेपर्स और वेबसाइट पर शो होगी। for exempted category of student appearing for the test of optional, however it is advisable for the candidate of exempted category to appear in the written test so that they may have claim in both ways admission through entrance test और under exempted category। कहने का तात्पर्य है कि जो भी लोग exempted अपने आप को बता रहे हैं, एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट कौन होते हैं वो आगे हम बात करेंगे आगे चल के। तो यहाँ पे एग्जाम्प्टेड सिर्फ उन लोगों को बोला गया है जिन लोगों को कोई स्कॉलरशिप मिली है, जैसे जेआरएफ जिसका निकला हुआ है ना, या किसी अन्य प्रकार की जैसे नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी की हो गई, एससी की हो गई, एसटी की हो गई, और भी माइनॉरिटीज़ की जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो अगर किसी कैंडिडेट को प्राप्त हुई हैं तो उनको एग्जाम्प्टेड माना गया, वो बंदे सीधे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों ने अम्बेडकर विश्वविद्यालय से एमफिल कंप्लीट कर रखी है और वो कम से कम 55% हैं उसमें, एमफिल में उनका स्कोर है, वो लोग भी एग्जाम्प्टेड है रिटन टेस्ट से। लेकिन यहाँ साफ साफ जाहिर किया गया है कि जो लोग एग्जाम्प्टेड भी होना चाहते हैं वो लोग भी रिटन एग्ज़ाम में ज़रूर शामिल हों। ठीक है। तो एग्जाम्प्टेड हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप रिटन एग्ज़ाम में ज़रूर शामिल होइएगा। ठीक है, ताकि आपकी डबल सियोरिटी बनी रहे कि आपके चांस ज़्यादा हों पीएचडी में एडमिशन लेने के। अब लिखा हुआ मल्टीपल सब्जेक्ट ऑप्शंस, अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा सब्जेक्टों में मास्टर डिग्री है उसके पास, तो वो 2 विषयों में सेपरेट 2 फॉर्म भर सकता है। सही है। और उसको सेपरेटली चार्ज भी अलग देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं यहाँ पे, क्या क्या पीएचडी की एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या रखी गई है। तो जाहिर सी बात है, जो भी व्यक्ति जनरल कैंडिडेट है वो 55% उनके पास मतलब स्कोर होना चाहिए मास्टर डिग्री में। साथ ही साथ उनका ग्रेड बी हो, अगर वहाँ पे कहीं सेमेस्टर प्रणाली में या ग्रेडिंग सिस्टम चलता है तो बी ग्रेड कम से कम होना चाहिए। ठीक है। तो ये तो हो गया जनरल कैटेगरी के लिए। साथ में जो 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है इसी 55% में, किस किस को दिया जा रहा है, यानी कि इसमें दिया जा रहा है एससी को, एसटी को, ओबीसी को, और साथ साथ दिव्यांग पर्सन जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल हैं उनको 5% का रिजर्वेशन दिया गया। यानी कि उन लोगों के पास अगर मास्टर डिग्री में 50% अंक भी हैं तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। और साथ साथ किस किस को और दिया गया एग्जाम्प्टेड, यहाँ पे देखिए, दिव्यांग एंड अदर कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट एज पर द डिसीजंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑब्टेन देयर मास्टर डिग्री। मान लीजिए, चलिए छोड़िए ये कुछ नहीं है, आप मैं इनका बात को समझ चुके। अब 3.3 में लिखा कैंडिडेट हु हैव क्लियर द एमफिल कोर्स वर्क है 55% एग्रेड इक्विवेलेंट बी ग्रेड, और वही है सारी बातें वही लिखी हैं 5 ग्रेड, वो उनको भी रिलैक्सेशन देने की बात की गई है। ठीक है। फिर भी देखते हैं क्या है मैन इसमें, पीएचडी डिग्री इन द यूनिवर्सिटी एज द इंटीग्रेटेड प्रोग्राम रिलैक्सेशन ऑफ 5% ऑफ मार्क्स फ्रॉम 55 टू एन रिलैक्सेशन ग्रेड सेल बी अलाउड कैटेगरी कैंडिडेट पढ़ता है डिसीजंस कमेटी, कुछ नहीं। ठीक है। तो यहाँ से अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से जिन लोगों ने क्या नाम है एमफिल कंप्लीट कर रखा है तो उनको भी मास्टर डिग्री में, है ना, उनको क्या है ग्रेड और इट्स इक्विवेलेंट पॉइंट स्केल ऑफ whatever grading is followed by successfully completing MPhil shall be eligible to proceed to the research work leading to the PhD degree in the university as integrated program। 50 प्रोग्राम में उनको कोई फ़ायदा मिलेगा, वो आगे की बात है। अगर आप पे है तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं है तो आप फॉर्म सिंपल भरिएगा। 3.4 में लिखा है कैंडिडेट पोजेसिंग अ डिग्री कंसिडर्स इक्विवेलेंट टू एमफिल डिग्री of an Indian institute from a foreign educational institute accreditation by an assessment and accreditation agency which is approved, recognized or authorized by an authority established or
जिन लोगों ने विदेशी विश्वविद्यालय से अगर डिग्री एमफिल की कंप्लीट की है तो उनको भी यहाँ पे रिलैक्सेशन देने की बात की गई है। 3.5 लगा है फॉर पीएचडी डिग्री इन अलाइड सब्जेक्ट्स कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर्स डिग्री एज डिफाइंड 3.1 इन द सब्जेक्ट रिलेवेंट टू द परपोज प्रपोज्ड रिसर्च वर्क। मतलब कहने का तात्पर्य कभी कभी दो विषय ऐसे होते हैं जो मूल विषय के अंतर्गत आते हैं, जैसे लोक प्रशासन है वो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ही माना जाता है, तो वो कह रहे हैं कोई अलाइड सब्जेक्ट में अगर उसने किया है तो भी उसको मेन जो सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत ही उसको अपने फॉर्म को भरना चाहिए। ठीक है, अब एडमिशन की प्रोसेस के बारे में लिखा है पॉइंट नंबर 4 पे, तो यहाँ ऑल एडमिशन का नाम एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे ही किए जाएंगे एक्सेप्ट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी मेंशंस इन द ऑर्डिनेंस। एग्जाम्प्टेड जो स्टूडेंट है उनको छोड़ के सारे जो मतलब जो एडमिशन है एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से ही भरे जाएंगे। एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, अब बाद में एक लाइन और बनेगी एग्जाम्प्टेड कौन हो सकते हैं, उसके बारे में एक बात आगे और पता चल जाएगी। The student shall be granted admission to PhD program through an entrance test conducted by the university, provided the candidate belonging to following categories seeking admission to PhD program shall be exempted from the entrance test। जी, ये जो हैं कुछ बच्चे जिनके बारे में यहाँ लिखा है वो लोग एग्जेम्प्टेड माने जाएंगे। कौन से एक तो लिखा है रेगुलर टीचर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड इट्स एफिलिएटेड कॉलेज हु हैव कंप्लीटेड देयर प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुली। तो ऐसे शिक्षक या ऐसे जो टीचर हैं जो इन्होंने विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं या उससे संबंधित किसी कॉलेज में वो सरकारी नौकरी के अंतर्गत आए हैं और उन्होंने अपना काम 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो कंप्लीट कर रखा है, तो वो लोग यहाँ पे एग्जेम्प्टेड माने जाएंगे, उन्हें सीधा एडमिशन दिया जा सकता है। ठीक है, ये कानून है यूनिवर्सिटी के अंदर। बी पे लिखा है ऑल स्टूडेंट हु क्वालिटी द UGC CSIR ICAR fellowship teachers fellowship or other central regulatory bodies for their fellowship subject to the validity norms of the respective fellowship। अगर किसी बच्चे ने इस प्रकार की, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, नेट JRF, नेट नहीं, नेट के साथ साथ आपको जो फेलोशिप होती हैं जैसे SC वर्ग की होती है और OBC और माइनॉरिटीज़, और बस इतनी ही होती हैं अभी आप हैं SC ST OBC और माइनॉरिटीज़, तो उनकी फेलोशिप अगर मिल चुकी है और JRF क्वालिफाइड है तो उन लोगों को क्या करना है, वो लोग इससे एग्जेम्प्टेड हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ लगा है कैंडिडेट हु हैव गेट, जिनका जो गेट में स्कोर है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट आपको पता है बीटेक वाले स्टूडेंट होते हैं, उनका अगर 95 परसेंटाइल है तो वो लोग भी यहाँ पे क्या नाम है एग्जेम्प्टेड माने जाएंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो सर्विंग आर्मी में जिन्होंने या नेवी या एयरफोर्स में अपना मतलब एटलीस्ट कर्नल की रैंक तक अगर वो हासिल किए हैं और उनकी सर्विस को लगभग 15 साल उन्होंने उसमें किया है तो वो इसमें क्या बोलते हैं, और अप्लाइंग फॉर पीएचडी इन डिफेंस स्टडीज़ मिलिट्री साइंस में अगर वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ऐसे लोग तो उनको भी एग्जेम्प्टेड माना जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ कैंडिडेट हु हैव प्रोक्योर्ड एमफिल डिग्री विद एटलीस्ट 55 मार्क्स फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, मतलब जिन जिन छात्रों ने एमफिल की डिग्री अंबेडकर विश्वविद्यालय से 55% में की है वो भी यहाँ पे एग्जेम्प्टेड माने जाएंगे। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द नंबर ऑफ एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट, लेकिन एक शर्त रखी गई है कि सारे एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट हैं उनके अधिकतम 50% से ज़्यादा सीटें ऐसे कैंडिडेटों के द्वारा नहीं भरी जाएंगी। अन्यथा कहने का तात्पर्य है कि सारे एग्जेम्प्टेड लोग तो हैं लेकिन 50% सीटों से ज़्यादा नहीं भरी जाएंगी। तो इस वीडियो के लास्ट से पहले आपको बता दूंगा कि कौन से विषय में आपको कितनी सीटें मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द कैंडिडेट सेल बी एडमिटेड बाई 2 स्टेज प्रोसेस, मतलब 2 स्टेजों पे यहाँ पे आपको एग्जाम फाइट करना पड़ेगा। द मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट, मतलब 50% आपको कम से कम मार्क्स अटेंड करने और 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है किस किस को, SC को, ST को और दिव्यांग लोगों को 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। और कम से कम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, कम से कम 50% तो आपको लेके ही आने। ठीक है, द सिलेबस ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट सेल बी कंसिस्ट ऑफ 50% ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी एंड 50% सेल बी सब्जेक्ट स्पेसिफाई, मतलब 50% तो आपको क्या करना है, जो रिसर्च मेथडोलॉजी होती है उससे आपको सवाल पूछे जाएंगे और 50% का जो पेपर आएगा वो आपके जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हैं, जैसे किसी ने हिंदी से भरा है, किसी ने पॉलिटिकल साइंस से भरा है, तो 50% जो सवाल पूछे जाएंगे वो आपके विषय से संबंधित पूछे जाएंगे। ठीक है, द एंट्रेंस टेस्ट सेल बी कंडक्टेड एट द सेंटर नोटिफाइड, मतलब जहाँ पे भी सेंटर आपको बताया जाएगा वहाँ पे आपको सेल ऑल्सो बी नोटिफाइड वेल इन एडवांस एट द लेवल ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड पैटर्न ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, मतलब वेबसाइट पे आप चेक करते रहिए, आपको वहाँ पे
कहाँ पे पेपर देना है उसके बारे में आपको सेंटर की जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ लिखा पेपर का पैटर्न कैसा होगा, तो देखिए पेपर फर्स्ट में क्या आएगा, रिसर्च मैथडोलॉजी आएगा जिसमें 50 प्रश्न आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो कि एक प्रश्न होगा 2 नंबर का। ठीक है, इसमें क्या क्या आएंगे ये टॉपिक कवर करेंगे कि रिसर्च मैथडोलॉजी आएगी, स्टैटिकल डाटा इंटरप्रिटेशन आएगा, मेंटल एप्टीट्यूड आएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये कुछ हिस्से हैं जो आपके लिए पेपर फर्स्ट में, मतलब 50 नंबर का तो ये होगा, और 50 जो सेकंड नंबर का है उसमें भी मल्टीपल चॉइस के हैं, वो भी एक सवाल 2 नंबर का माना जाएगा। और उसके जो क्वेश्चनों का लेवल होगा वो क्वेश्चन लगभग लगभग वैसे ही सिलेबस होगा जो नेट जेआरएफ का आपका सिलेबस है। ठीक है, तो उसी के बेस पे आप अपनी तैयारी कीजिए। जनरल गाइडलाइंस दिया है टेस्ट के बारे में, वही 200 नंबर का टोटल पेपर है आपका। ठीक है, कैंडिडेट विल हैव एन ऑप्शंस टू अपीयर इन द टेस्ट फॉर मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट इफ एन द एलिजिबल, अगर 2 सब्जेक्टों में अधिकतम आप शामिल हो सकते हैं, है ना, अगर आपके पास 2 मास्टर डिग्रियाँ चाहते हैं तो। द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट विल बी हेल्ड इन 1 सिटिंग, मतलब एक ही पारी में होगा। 120 मिनट फॉर कैंडिडेट अपीयरिंग इन 1 सब्जेक्ट एंड 180 मिनट फॉर कैंडिडेट अपीयरिंग इन 2 सब्जेक्ट। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो सिर्फ एक ही विषय में इसमें पार्टिसिपेट करता है तो उसको 120 मिनट अलाउट की जाएंगी पेपर देने के लिए, और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने 2 विषयों में पेपर भरा है तो उसको 180 मिनट प्रदान की जाएंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्म सबमिशन, जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे उस समय आपके पास क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि आपके एक वैलिड ईमेल आईडी हो, एक्टिव मोबाइल नंबर हो, अल्टरनेट मोबाइल नंबर हो, किसी पेरेंट्स का अपने फ़ोटो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए जिसका मैक्सिमम अपलोड साइज़ कितनी 50 KB की होनी चाहिए, स्कैन सिग्नेचर इन जेपीजी फॉर्मेट मैक्सिमम अपलोड इन 50 KB का 50 KB तक का लगभग वो होना चाहिए, साथ ही साथ आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यहाँ पे लिखिए, रजिस्ट्रेशन कैसे करना, आप वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करेंगे, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन में कुछ जानकारी भर देंगे, अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें रजिस्ट्रेशन आपकी पूरे प्रोसेस में आपको समझा दूंगा। स्टेप 2 पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जिसमें आफ्टर गेटिंग रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिर ये फॉर्म खुल जाएगा, उसको करना, फिर फीस पे करनी है। फीस पे करने के बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का आपको प्रिंट आउट लेना है, फिर उसके प्रिंट आउट लेने के बाद सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी, उसमें मतलब हार्ड कॉपी का सबमिशन करना। कैसे करना है, एप्लीकेशन सेल एप्लीकेंट सेल सबमिट द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद ऑल द रिलेवेंट सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, मतलब 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, एमफिल, कास्ट सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डिग्री इत्यादि आप क्या करेंगे, इनको साइन करके अटेस्ट सेल्फ अटेस्ट करके आप क्या करेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंटों को जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ आपको सबमिट करना है। एक लिफाफे में रख के आप स्पीड पोस्ट जो नॉर्मली करते हैं उस नॉर्मली स्पीड पोस्ट को कर देना है। और यहाँ पे एक पता लिखा है, द कोऑर्डिनेटर पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2021-2022 रिसर्च डिपार्टमेंट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पालीवाल पार्क कैंपस 2 आगरा 282003 उत्तर प्रदेश, रजिस्ट्रार। ठीक है, रजिस्ट्रार आपको नहीं मेंशन करना है, सिर्फ यही लिखा है टू कोऑर्डिनेटर, और ये जो सूचना जारी की गई वो रजिस्ट्रार के द्वारा की गई है इसलिए यहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है। तो आपको ये एड्रेस जो ब्लैक पॉइंट से यहाँ तक दिया हुआ है इसको ही आपको अपने स्पीड पोस्ट के उस पर लिख देना है 2 के बारे में, और प्रेषक के रूप में फ्रॉम आप अपना नाम अपना पता डाल सकते हैं। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको ये सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी। अगर किसी प्रकार का फिर भी मन में कोई संदेह बचा हुआ है तो आप मुझे बताइएगा। चलिए मैं आपको सीट के बारे में और बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे कितनी सीटें अवेलेबल हैं। ठीक है, जल्दी से मैं देख लेता हूँ, बताता हूँ प्रत्येक विषय में आपके पास कितनी सीटें अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले देखिए सीटों की संख्या कितनी है, वैकेंट पोजीशन है। 2 सेकंड दीजिए मुझे। सीटें ओके, चलिए तो देखिए यहाँ विषयवार एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में 6 सीटें हैं, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस में 10 सीटें हैं, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी में 16 हैं, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में 22 सीटें हैं, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में 6 सीटें हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 14 सीटें हैं, एग्रीकल्चर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में 4 सीटें अवेलेबल हैं, एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी में 4 सीटें हैं, बॉटनी में यहाँ पे 42 सीटें, केमिस्ट्री में 126 सीटें अवेलेबल हैं। ठीक है, अकाउंट्स एंड लॉ में आपको 30 सीटें देखने को मिल रही हैं, अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको 11 सीटें अवेलेबल है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 20 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस में आपके लिए 6 सीटें अवेलेबल है, कंप्यूटर साइंस में 20 सीटें हैं। ठीक है, सॉरी, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 6 हैं, इकोनॉमिक्स में 54 हैं, एजुकेशन में आपको 45 सीटें देखने को मिलेंगी, इंग्लिश विषय में आपको 47 सीटें अवेलेबल हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में आपको 2 सीटें मिलेंगी, ज्योग्राफी में 20 सीटें, हिंदी सब्जेक्ट में 62 सीटें, हिस्ट्री में 20 सीटें हैं, होम साइंस में आपको 12 सीटें देखने को मिलेंगी, इंस्ट्रूमेंटेशन में 10 सीटें अवेलेबल हैं, और लॉ में आपको
33 सीटें मौजूद हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 3 सीटें हैं। लिंग्विस्टिक में 10 सीटें हैं। मैनेजमेंट में 6 सीटें हैं। मैथमेटिक्स में 25 सीटें हैं। म्यूजिक में 6 सीटें हैं। फिलोसफी में 10 सीटें हैं। ठीक है। फिजिकल एजुकेशन में 46 सीटें अवेलेबल है। फिजिक्स में आपको 48 सीटें देखने को मिलेंगी और पॉलिटिकल साइंस में आपको 55 सीटें देखने को मिल रही हैं। साइकोलॉजी में 33 सीटें हैं। रूरल इकोनॉमिक्स एंड कोऑपरेशन में 2 सीटें अवेलेबल हैं। रूरल सोशोलॉजी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट में 6 सीटें मौजूद हैं। संस्कृत विषय में 27 सीटें अवेलेबल हैं। सोशल वर्क में 21 सीटें हैं। सोशोलॉजी में 46 सीटें हैं। स्टैटिक्स में 18 सीटें हैं और टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट में 6 सीटें हैं और साथ ही साथ जूलॉजी में आपको 74 सीटें देखने को मिलेंगी। तो ये 43 विषय हैं जिनमें यहाँ पे सीटें मिली, मतलब निकले हैं फॉर्म। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लगाए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी प्रकार का डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर लिख के भेजिए। मैं कोशिश करूँगा आपके उत्तरों को देने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने मुझे सुना। काफ़ी बड़ा हो गया आज का वीडियो, पर देखिए महत्वपूर्ण जानकारी है तो बड़ा वीडियो भी बनना ज़रूरी है। ठीक है। तो आप सभी लोगों का प्यार और स्नेह की चाहत के साथ मैं इस वीडियो को अभी बंद कर रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपका दिन मंगलमय हो और आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड भारत माता की जय।